रात के 8 बज रहे थे, लेकिन मिलघाती जाने वाले रास्ते पर ऐसा लग रहा था मानो वक्त सदियों पहले थम गया हो। हवा में एक अजीब सी भारीपन थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वातावरण से ऑक्सीजन सोख रही हो। पगडंडी के किनारे सूखे पत्ते बिना हवा के भी सरसरा रहे थे। गजोधर अपने पुराने ऑटो के पहिए के पास बैठा बीड़ी सुलगा रहा था। उसके हाथ थरथरा रहे थे। उसने आसमान की ओर देखा। चांद आधा कटा हुआ था और काले बादलों के पीछे इस तरह छिपा था जैसे कोई सफेद लाश कफन में लिपटी हो। सन्नाटा इतना गहरा था कि गजोधर को अपनी ही धड़कनें किसी नगाड़े की तरह सुनाई दे रही थी। उसने कांपती आवाज में बुदबुदाया, हे भगवान, आज का दिन ही मनहूस है। सुबह से एक भी सवारी नहीं मिली। घर में चूल्हा कैसे जलेगा? मुन्नी और बिटवा आस लगाए बैठे होंगे कि बाबूजी आएंगे तो कुछ खाने को लाएंगे, पर इस रास्ते पर तो यमराज का पहरा लगता है। तभी दूर स्टेशन की धुंधली पीली रोशनी से एक आकृति अपनी ओर आती दिखी। वो एक महिला थी। उसके चलने की आवाज सन्नाटे को बेरहमी से चीर रही थी। जैसे जैसे वो करीब आई, गजोधर का डर बढ़ता गया। उसके कपड़े महंगे थे, लेकिन धूल और कीचड़ से सने हुए थे, मानो वो मीलों पैदल चलकर आई हो। महिला की आंखें सुर्ख लाल थी, जैसे उसने हफ्तों से नींद का स्वाद न चखा हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सा पीलापन था, जैसे उसके शरीर का सारा खून किसी ने सोख लिया हो। उसने रुआंसी और कांपती आवाज में पूछा, भैया, क्या आप खाली हैं? मुझे मिलघाती गांव जाना है। स्टेशन पर मौजूद हर ड्राइवर ने मना कर दिया। कोई भी वहां जाने को तैयार नहीं है। आप चलेंगे? मैं मुंह मांगा किराया दूंगी। मिलघाती, उस मनहूस गांव का नाम सुनते ही उसके जहन में पुरखों की सुनाई कहानियां कौंध गईं। लोग कहते थे कि उस गांव की मिट्टी प्यासी है और वो सिर्फ खून से तृप्त होती है। दादा कहते थे कि वहां की हवा में आज भी उन लोगों की चीखें घुली हैं जो कभी वापस नहीं लौटे। लेकिन अपने भूखे बच्चों के चेहरों को याद करते हुए गजोधर ने पत्थर जैसा दिल किया। बैठिए मैडम, मैं छोड़ दूंगा, पर किराया दुगना लगेगा, क्योंकि वहां से वापसी में मौत के साए पीछा करते हैं। और याद रखिएगा, रास्ते में जो भी दिखे अपनी आंखें बंद रखिएगा। महिला बिना कुछ कहे पीछे बैठ गई। जैसे ही गजोधर ने किक मारी, एक बर्फीली ठंडी हवा का झोंका उसके कान के पास से गुजरा, जिसमें सड़ी हुई चमेली की गंध थी। ऐसी गंध जो सिर्फ पुराने कब्रिस्तानों में आती है। रास्ता शहर की पक्की सड़कों से हटकर अब उबड़ खाबड़ पगडंडियों पर आ गया था। ऑटो की हेडलाइट की पीली रोशनी झाड़ियों पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो कोई छिपकर देख रहा हो। हेडलाइट की रोशनी जहां तक जाती, वहां परछाइयां नाचती हुई प्रतीत होती थी। सड़क के दोनों तरफ घने बरगद और पीपल के प्राचीन पेड़ थे, जिनकी जड़ें जमीन पर काले सांपों की तरह फैली थीं। हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट थी, जैसे कोई कानों में बहुत धीमी आवाज में नाम पुकार रहा हो। अचानक हेडलाइट की रेंज में सड़क के बीचों बीच एक साया दिखाई दिया। गजोधर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पूरी ताकत से ब्रेक मारा। टायर चीख उठे और ऑटो एक झटके के साथ रुक गया। इंजन बंद हो गया और सन्नाटा फिर से छा गया, लेकिन इस बार वो सन्नाटा और भी भारी था। सामने एक काला साया खड़ा था। उसकी लंबाई 7 फीट से भी ज्यादा थी। उसके हाथ जमीन को छू रहे थे और चेहरा ढका हुआ था। उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली थी। गजोधर की चीख गले में ही फंस गई। वो साया सिर्फ 1 सेकंड के लिए दिखा और फिर धुएं की तरह हवा में विलीन हो गया। गजोधर के माथे से पसीना टपक कर उसकी आंखों में चला गया। मैडम, आपने कुछ देखा? गजोधर ने पसीने से तरबतर होकर पूछा। पीछे सन्नाटा था। उसने कांपते हुए से शीशे में देखा। वो औरत बुत बनी बैठी थी। उसकी नजरें सामने के अंधेरे पर टिकी थी, मानो वो कुछ ऐसा देख रही हो जो गजोधर की आंखों से ओझल था। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी सांसें तेज हो गई थी।
उसके नाखून ऑटो की सीट को खुरच रहे थे। जब ऑटो मिलघाती के टूटे हुए और जंग लगे बोर्ड के पास पहुंचा तो वहां का नजारा किसी डरावने सपने जैसा था। गांव के घर मिट्टी के थे, जिनमें गहरी दरारें पड़ी थी, जैसे वे किसी भी पल ढह जाएंगे। उन दरारों से ऐसा महसूस होता था जैसे हजारों आंखें अंदर से झांक रही हों। वहां कोई कुत्ता नहीं भौंक रहा था, कोई पक्षी नहीं चहचहा रहा था। वह उल्टे गियर में ही वहां से भाग निकला। उसे पीछे से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आई, जो धीरे धीरे एक चीख में बदल गई, जिसने रात के कलेजे को चीर दिया। मीना अब गांव की गलियों में अकेली थी। वहां की हवा में सड़ी हुई लकड़ियों, पुरानी राख और लोहे के जंग की एक मिली जुली गंध थी जो सीधे दिमाग पर वार कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो हर कदम के साथ वो किसी विशाल जानवर के जबड़े के अंदर जा रही हो। उसे गांव के बीचों बीच एक पुरानी जर्जर चौपाल दिखी। वहां एक बूढ़ा आदमी पत्थर की तरह बैठा था। उसके शरीर पर सिर्फ एक फटा हुआ अंगोछा था और उसकी खाल हड्डियों से चिपकी हुई थी। उसके चेहरे पर इतनी झुर्रियां थीं कि वो मांस का कम और पुरानी लकड़ी का पुतला ज्यादा लग रहा था। वो एक काली चिलम सुलगा रहा था, जिससे नीला धुआं निकल रहा था और उस धुएं में आकृतियां बन बिगड़ रही थीं। काका, मीना ने हिम्मत जुटाकर बहुत धीरे से कहा। उसकी आवाज डर के मारे कांप रही थी। बूढ़े ने अपनी गर्दन घुमाई। उसकी हड्डियों से कड़क कड़क की आवाज आई, जैसे सूखी लकड़ियां टूट रही हों। कौन है? इस मरे हुए गांव में अपनी मौत ढूंढने कौन आया है? यहां तो परिंदे भी पर नहीं मारते, फिर तू अपनी जवानी क्यों बर्बाद करने आई है? यहां जो आता है वो यहीं की मिट्टी का हिस्सा बन जाता है। काका, मेरा नाम मीना है। मेरा छोटा भाई रवि यहाँ आया था। वो फोटोग्राफर था। उसे पुरानी इमारतों का शौक था। एक हफ्ते से उसका कोई सुराग नहीं है। क्या आपने उसे देखा है? रवि? हाँ, वो बुरा सा लड़का। उसके गले में वो काले रंग का डिब्बा लटका था। मैंने उसे चिल्ला चिल्लाकर मना किया था कि इस गांव की मिट्टी की तस्वीर मत खींच। यहाँ की रूहें तस्वीरों में कैद होना पसंद नहीं करती। वे आजाद रहना चाहती हैं और शिकार करना जानती हैं। पर वो शहर का लड़का था, खून में गर्मी थी, नहीं माना। उसने उस दीवार को छू लिया जिसे छूने की हिम्मत काल भी नहीं करता। मीना की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। काका, खुदा के लिए बताइए, वो अब कहाँ है? काका ने अपनी कांपती उंगली से गांव के सुदूर अंत में बने एक ऊंचे खंडरनुमा मकान की तरफ इशारा किया। वो उस कोठरी की तरफ गया था जिसे हम गंगूबाई की कोठरी कहते हैं। उस घर की दीवारों का अपना एक पेट है जो इंसान को निगल जाता है। वहां का सन्नाटा बोलता है, बेटा, अगर जान प्यारी है तो अभी भाग जा, इससे पहले कि वो तुझे देख ले। रात और भी खौफनाक होती जा रही थी। धुंध इतनी घनी हो गई थी कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। काका मीना को अपने छोटे से घर ले गए, जो थोड़ा सुरक्षित लग रहा था। घर के अंदर एक पुरानी लालटेन जल रही थी, जिसकी रोशनी रह रहकर फड़फड़ा रही थी। वहां उनकी पत्नी काकी एक चटाई पर बैठी थी। उनकी आंखों में भी वही खौफ था जो गजोदर की आंखों में था। मीना ने काकी से कांपता हुई आवाज में पूछा, काकी, ये गंगूबाई कौन थी? पूरा इलाका उसके नाम से कांपता क्यों है? उसने क्या बिगाड़ा था किसी का? बेटा, आज से 20 साल पहले ये गांव खुशहाल था। खेतों में हरियाली थी और आंगन में बच्चे खेलते थे। गंगूबाई एक गरीब लेकिन बहुत सुंदर औरत थी। उसकी सुंदरता ही उसका श्राप बन गई। गांव के मुखिया की नजर उसकी जमीन और उसके रूप पर थी। जब उसने झुकने से मना कर दिया तो उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया। पूरे गांव के सामने उसे अपमानित किया गया। काकी की आवाज रुंध गई और उन्होंने खिड़की की ओर देखा, जैसे डर रही हूं कि कोई सुन लेगा। पंचायत बैठी
और उसे ऐसी सजा दी गई जिसे सुनकर शैतान भी कांप जाए। मुखिया ने हुक्म दिया कि उसे उसके ही घर की नई बन रही दीवार में जिंदा चुनवा दिया जाए। गांव के लोगों ने, जिन्हें वह अपना मानती थी, एक एक ईंट रखनी शुरू की। वह 3 दिनों और 3 रातों तक चिल्लाती रही, अपने नाखूनों से दीवारें खुरचती। मुझे बाहर निकालो, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे बच्चों का क्या होगा? लेकिन गांव के किसी भी शख्स ने दरवाजा नहीं खोला, बल्कि डर के मारे सब अपने घरों में छिप गए। अंत में उसकी आवाज शांत हो गई, लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। मरते वक्त उसकी आखिरी चीख एक अभिशाप थी। जैसा मैं तड़पी हूं, वैसा ही ये पूरा गांव तड़पेगा। यहां न कोई जन्म लेगा, न कोई चैन से मरेगा। तब से वो गांव शापित हो गया। गांव के कुएं का पानी लाल हो गया और उसमें से खून जैसी महक आने लगी। पशु खड़े खड़े मरने लगे और एक एक करके लोग रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगे। लोग कहते हैं कि रातों को उस दीवार से आज भी नाखूनों के खुरचने की आवाज आती है। जो जिंदा बचे वे भाग गए, अब जो यहाँ हैं वे बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। रात के 2 बज रहे थे। चारों ओर ऐसा सन्नाटा था जो कानों में चुभ रहा था। काका चरपाई और काकी चटाई पर सो चुके थे, लेकिन मीना की आंखों में दहशत और चिंता का पहरा था। वो रवि के कैमरे की बात सोच रही थी। अचानक उसे बाहर से कुछ मधुर लेकिन डरावनी आवाजें सुनाई दी। ये घुंघरूओं की आवाज थी, लेकिन लय में नहीं थी, जैसे कोई लंगड़ा कर चल रहा हो। उसने अपनी धड़कनों को काबू में करते हुए खिड़की से बाहर झांका। बाहर नीली धुंध फैली थी। सामने एक आदमी पीठ फेर कर खड़ा था। मीना को लगा वो रवि है, लेकिन तभी उस आदमी के साए से एक दूसरी आकृति अलग होने लगी। वो धीरे धीरे ऊपर उठी। वो गंगूबाई थी। उसकी त्वचा जलकर काली पड़ चुकी थी, जैसे उसे आग में झोंका गया हो। उसके बाल जमीन को छू रहे थे और पूरी तरह सफेद थे। उसके चेहरे पर जहां आंखें होनी चाहिए थी, वहां सिर्फ 2 काले गड्ढे थे, जिनसे गाढ़ा काला तरल बह रहा था। उसकी हंसी, वो हंसी ऐसी थी जैसे हजारों शीशे एक साथ फर्श पर टूट रहे हो। तभी कमरे के दरवाजे पर एक जोरदार प्रहार हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई कुल्हाड़ी से वार कर रहा हो। लकड़ी का पुराना दरवाजा चरमराने लगा और उसमें से धूल झड़ने लगी। एक भारी अलौकिक आवाज जो एक साथ कई गले से निकल रही थी, पूरे कमरे में गूंज उठी। इस गांव में नया और ताजा खून आया है। इसकी महक मुझे मेरी जवानी की याद दिलाती है। मीना, मैं तेरे भाई की तलाश आज खत्म कर दूंगी। मुझे नए सिरों की जरूरत है। मेरी दीवार अभी भी अधूरी है। मैं सबकी मुंडियों की माला पहनूंगी। बाहर आ मीना, देख तेरा भाई तुझे बुला रहा है। काका, वो बाहर है, वो मुझे पुकार रही है, वो मेरा नाम जानती है। मीना का भाई के प्रति प्रेम उसके डर से बड़ा था। वो पागलों की तरह बाहर निकली और उस कोठरी की तरफ भागने लगी। काका और काकी उसके पीछे पीछे लालटेन लेकर दौड़ रहे थे, लेकिन उनकी लालटेन की रोशनी काली पड़ती जा रही थी। कोठरी के पास पहुंचते ही तापमान इतना गिर गया कि मीना के मुंह से भाप निकलने लगी। चारों तरफ से हजारों औरतों की सिसकियों और बच्चों के रोने की आवाजें आने लगी, जैसे वे सब उसी दीवार में दबे हों। अचानक कोठरी के खंडहर के ऊपर एक धुंधली आकृति उभरी। वो रवि था। मीना की खुशी पल भर में मातम में बदल गई। रवि जमीन पर नहीं था। उसका शरीर पूरी तरह नीला और अकड़ा हुआ था और वो जमीन से 5 फीट ऊपर हवा में लटका था। उसकी गर्दन एक अदृश्य फंदे से कसी हुई थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी, जैसे उनमें से पुतलियां किसी ने खुरच कर निकाल ली हों। दीदी, यहां से भाग जाओ, देर मत करो। मैं अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहा। गंगूबाई ने मेरी आत्मा को कैमरे के लेंस में कैद कर लिया है और मेरे जिस्म को अपनी दीवार का हिस्सा बना लिया है। वो तुम्हारे जिस्म से अपनी सुंदरता वापस पाना चाहती है।
इस गांव में कोई इंसान नहीं बचा है दीदी, यहां तक कि जिनके साथ तुम आई हो वे भी नहीं। मीना ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। काका और काकी वहां नहीं थे, वे तो सालों पहले मर चुके थे। वो समझ गई कि वो अब तक प्रेतात्माओं के बीच बैठी थी जो उसे एक बिछाए हुए जाल की तरह बलि के लिए ले जा रही थी। गंगूबाई की भयानक और अट्टहास भरी हंसी पूरे जंगल और पहाड़ियों में गूंज उठी। मीना बदहवास होकर कांटों और पत्थरों के बीच भागने लगी। उसके पीछे रवि की चीखती हुई रूह बार बार कह रही थी, भागो दीदी, पीछे मुड़कर मत देखना, अगर मुड़ी तो तुम भी पत्थर की बन जाओगी। मीना तब तक भागती रही जब तक उसके पैरों ने जवाब नहीं दे दिया।